हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है सामान्य विज्ञान। तो गाइस, उसमें भी हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 आनुवांशिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात चल रही है। पार्ट 2 है इसका। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए 2-3 पार्ट्स में होगा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हमेशा की तरह इंडेक्स है। चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10 पे। देखिए, चैप्टर नंबर 10 है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जितना कर लिया था उससे आगे की अब बात करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोग, राइट। तो गाइस, यहाँ पे एक और बात, अगर आपको जो है बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र करनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, कुछ भी अच्छा लगे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का, और फटाफट इस सब्जेक्ट को भी करते हैं ख़त्म। नया स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट जल्दी ही। अब देखिए, यहाँ लिखा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोग एवं उसकी जो दैनिक जीवन में महत्व है। महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे कि मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है जीन विश्लेषण एवं संग्रह। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि डीएनए अणुओं को छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनकी क्लोनिंग करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, यानी जीनोम का विश्लेषण कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इसे क्या तथा इसे जीन संग्रह यानी कि जीन लाइब्रेरी के रूप में कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जा सकता है। मतलब जो आपने पूरे जितने भी जीव है, मतलब जीव के जितने जीनोम्स का विश्लेषण करा आपने कंप्यूटर में, इसको रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, दैट है कि जीनोम एक प्राणी में पाए जाने वाले सभी जीनों के समुच्चय के लिए प्रयुक्त एक क्या है, समूहवाचक शब्द है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक जीव है, राइट। तो कोई एक जीव है, उसमें जितने भी जीनोम्स है ना, उसका एक टोटल, मतलब इसे आप कंप्लीट पूरी तरह से आप मतलब इसको मतलब जितने भी जीन्स होते हैं, मतलब एक प्राणी है, एक प्राणी में जितने भी जीन्स होंगे उसको एक साथ लेके आपने कहीं पे स्टोर कर लिया, या आपने पूरी जानकारी ले ली है, और इस पूरे जो जीन्स है उसके समूह को हम क्या बोल दे रहे हैं, जीनोम बोल दे रहे हैं। अब लिखा है विश्व स्तर के प्रोग्राम कौन सा है, नाम याद रखिएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध मानव जीनों और उसके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। मतलब गाइस, यहाँ पे जो एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या हुआ था, मानव के जीन से रिलेटेड बात हुई, राइट। तो मानव जीन जो जीन्स है, मतलब उसका पूरा जीनोम अनुक्रम की पहचान की गई, मानचित्रण किया गया। अच्छा, मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, क्या अनुमान लगाया, कि मानव जीनोम में कितने जीन हैं, 30,000 जीन है, राइट। तो इसमें से अधिकांश जीन का विश्लेषण कर लिया गया है। मतलब इसने कहा गया कि जो जीनोम है ना मानव का, मतलब एक पूरा जीनोम है जिसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो इन्हें कहा भैया, मानव जीनोम का की बात जब करी गई तो उसने कहा कि इसमें टोटल जो है 30,000 जीन का समूह है। ठीक है। अब इसने कहा कि इससे जो है मानव को गंभीर अनुवांशिक रोग और अकाल मृत्यु से निजात दिलाने में सहायता मिलेगी। क्या मतलब, इसने कहा जो ये जीन्स है ना, हमने इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर ली है। देखिए, हर जीन कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, राइट। तो इसने कहा कि हमने अधिकतर जो जीन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, विश्लेषण कर लिया है। तो इसने कहा कि अब इससे क्या होगा, जो गंभीर अनुवांशिक रोग हो गए या फिर जो अकाल मृत्यु हो जाती है भैया, अब उससे जो है हम थोड़ा सा हम बचा जा सकता है, राइट। चलिए दूसरी यहाँ पे बात करेंगे जीन्स का संश्लेषण। तो जीनोम द्वारा संश्लेषित संपूर्ण mRNA अणुओं को ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। इसने कहा जो जीनोम है उसके द्वारा जो संश्लेषित संपूर्ण mRNA अणु है उसको हम ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। ठीक है, किसी विशिष्ट कोशिका से mRNA अणु को पृथक करके प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, ठीक है, इस पर डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण कराया जा सकता है। बस यही इसने कहा कि कोई mRNA अणु को अलग कर देंगे आप किसी कोशिका से, ठीक है, और फिर उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेंगे एंजाइम की सहायता से, क्या करेंगे कि डीएनए श्रृंखला का यहाँ पे संश्लेषण हो सकता है। यानी कि इसने बोला कि आप आरएनए से डीएनए बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि मानव रोगों के जीन्स
का रूपांतरण और प्रतिस्थापन। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि देखिए, अगर कोई जीन गड़बड़ होगा ना, उस जीन की वजह से कुछ रोग हो जाएगा। ठीक है, कोई जीन गड़बड़ गड़बड़ होगा तो उससे रोग हो जाएगा। अच्छा, अभी जो बेकार जीन है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, किसी अच्छे से प्रतिस्थापित कर देंगे, रूपांतरण, या उसको चेंज कर देंगे, रूपांतरित कर देंगे, या उससे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, राइट। अब इसमें उल्लेखनीय है कि मनुष्य में लगभग जो है आपका 3000 रोग त्रुटिपूर्ण जीन के नियंत्रण में बने त्रुटिपूर्ण एंजाइम के कारण होते हैं। ठीक है, इसने कहा मनुष्य में 3000 रोग होते हैं जो त्रुटिपूर्ण जीन्स की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसने कहा कि जीन उपचार यानी कि जीन थेरेपी के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण जीन्स में अवांछित न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर वांछित न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर और जीनोम से अवांछित जीन को हटाकर वांछित जीन को प्रविष्ट कराकर इस रोग से निजात पाया जा सकता है। मतलब इसने कहा भैया हमारे अंदर जीन्स है मानव में, राइट। तो इसने कहा जो जीन्स है ना, त्रुटिपूर्ण जीन है, उसको क्या करो, उसमें से जो न्यूक्लियोटाइड है ना, जो बेकार है, उसके स्थान पे आप जो आप चाहते हैं वो न्यूक्लियोटाइड डाल दीजिए, या फिर जो बेकार जीन है उसको क्या है, उस जीन को हटा दीजिए और उसकी जगह पे जो आप चाहते हैं वांछित वो आप जीन जो है डाल दीजिए। ठीक है, तो इसने कहा व्यक्ति के संरचनात्मक क्रियात्मक मानसिक लक्षणों का नियंत्रण किया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब इसने कहा रोग से नियंत्रण मिल सकता है तथा व्यक्ति के संरचनात्मक क्रियात्मक और मानसिक लक्षणों का नियंत्रण किया जा सकता है इस वजह से, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब खराब जीन की जगह आप नए अच्छा जीन डाल दीजिए। अब लिखा है ध्यान है कि जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं, मतलब इसने कहा भैया आपके जो बाल है ना, उसका कलर क्या है, ब्लैक है, ये आपकी बॉडी में एक जीन ऐसा होगा जो ये नियंत्रित कर रहा होगा कि आपकी बॉडी का बालों का कलर ब्लैक रहे। अब भाई कुछ जीन्स ऐसे होते हैं ना, मतलब ये इसका काम था, ठीक है, लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं ना जो एक से ज़्यादा फंक्शन को क्या होता है, नियंत्रित कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम क्या बहुप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, मतलब तो ये क्या कहलाता है, बहुप्रभाविता। अच्छा, अब इसका एक ज्वलंत उदाहरण देखते हैं। इसने कहा आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी का हंसियाकार कोशिका अरक्तता रोग, जिसमें आरबीसी का आकार हंसियानुमा हो जाता है। ठीक है, तो ये रोग ही क्या है, अप्रभावी जीन के कारण होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या कहा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जीन एडिटिंग के तहत भावी माता पिता के अंड और शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मतलब अगर आपको कुछ चेंज करना है तो भ्रूणीय अवस्था में आप कर सकते हैं, जन्म से पहले भी कर सकते हैं, उसके अंदर अगर आप बदलाव चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखा मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित यानी कि इंजेक्टेड कर वांछित अंग का निर्माण किया जा सकता है। अब मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग संतान में होने वाले सूत्र कणिका संबंधी आनुवांशिक यानी कि mtDNA रोग के प्रसार को रोकने हेतु किया जा सकता है। मतलब इसने बताया कि हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, मतलब इस तकनीक से हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पादपों की उच्च प्रतिरोधकता। तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों को उत्तक संवर्धन तकनीक से उगाया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से उसमें नैसर्गिक जीनों के अतिरिक्त जो है आपका मनोवांछित जीन प्रविष्ट कराए जाते हैं। इससे उसमें मिट्टी की लवणता, सूखे, कीटों, विषाणु आदि के संक्रमण को सहन और उसके प्रति जो है प्रतिरोधकता की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। मतलब इसने ये कहा कि कोई एक पौधा लगा रहे, अब उसमें आपके जीन जो है नैसर्गिक जीन के अतिरिक्त मनोवांछित जीन को डाल दिया आपने। ठीक है, अब मतलब कि सपोज कि हमें ऐसा पौधा चाहिए जो मिट्टी की लवणता को सहन कर सके, सूखे को सहन कर सके, कीटों को सहन कर सके, विषाणु को, इन सब के संक्रमण को सहन कर सके। तो हम क्या करते हैं, पौधे में कुछ ऐसे जीन को डाल देते हैं जो इन सब से बच सके। ठीक है, बचाव कर सके पौधे का। अच्छा, अब यहाँ लिखा है कपास के कीट रोधी पौधे
मतलब जिसमें कीट नहीं लग रहे, तो कीट रोधी पौधे आनुवांशिक अभियांत्रिकी का द्वारा एक जीन, कौन सा, बीटी जीन को निविष्ट कर निर्मित किया गया। मतलब इसमें कपास का एक पौधा था, हमें उसे कीट रोधी बना दिया। कैसे? हमने एक उसमें जीन डाल दिया, कौन सा, बीटी जीन डाल दिया। अब भैया इसमें कीट लगे, मतलब जो कीट है जो कपास के पौधे को खराब करता है वो लगेगा ही नहीं। अब इसने कहा कि जो बीटी जीन है मिट्टी में पाए जाने वाले एक जीवाणु है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, उसके अंदर मिलता है ये जीन। तो हमने क्या किया, जीवाणु से निकाला, उस पौधे में डाल दिया। ठीक है, अब इसमें बीटी जीन पौधे में अभिव्यक्त होकर कीटों की प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है। मतलब अब जो वो कीड़ा पौधे को लगेगा तो वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अच्छा, इससे जिसमें कीटाणुओं के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब इसने लिखा है कि इस तरह से जैव पीड़क नाशकों का निर्माण होता है। जैसे बीटी कपास हमने ऐसे बना दिया कि उसमें हमने एक बीटी जीन डाल दिया, वैसे हमने बीटी मक्का बनाया इत्यादि, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब इसने कहा बीटी बैंगन जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी से विकसित बैंगन की नई किस्म है। यहाँ पे भी क्या है, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करा और बीटी बैंगन बना दिया हमने। इसमें बैंगन में जो है बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस नामक जीवाणु के विशेष जीन, कौन सा जीन, हमने जो बैंगन में जीन डाला वो है CRY1AC को डाल दिया। ठीक है, जिससे एक प्रकार का जो आपका बीटी टॉक्सिन उत्पन्न होता है। मतलब एक क्या, टॉक्सिन यानी कि विष उत्पन्न होता है। मतलब हमने ये जीन डाल दिया बैंगन में, इसकी वजह से क्या होगा, बीटी टॉक्सिन उत्पन्न हो रहा है। तो ये बैंगन में लेपिडोप्टेरा ना कीटो, जैसे ब्रिंजल फ्रूट हो गया आपका, फ्रूट बोरर हो गया आपका, शूट बोरर हो गया, ये हो गए, इसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। यानी कि जो ये विष होता है ना, विष यानी कि ये बीटी टॉक्स है, इन इस तरीके के जो ये कीट हैं उसको जो है उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, यानी कि उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार बीटी बैंगन फसल जो है सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा विकल्प हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ऐसी आशंका है कि जो बीटी, जो हमारा टॉक्सिन है ना, बीटी टॉक्सिन, उससे जो है मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता पर इसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि उसने, पौधे ने तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन अगर हम उस बैंगन को खाते हैं तो हो सकता है कि मानव स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़े। तो इसने कहा, ध्यात है कि जीन अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने क्या किया, जो बीटी बैंगन है उसकी व्यावसायिक खेती के लिए 2009 में अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, मतलब इसने कहा 2009 में कह दिया था ठीक है आप इसकी व्यावसायिक खेती कर सकते हैं, किसकी, बीटी बैंगन की। राइट, किसने कहा है, आपका GAC ने कहा, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने कह दिया कि आप इसकी खेती कर सकते हैं, मतलब व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। किंतु क्या हुआ कि इसे लेकर जो आपका जनाक्रोश, मतलब लोगों में आक्रोश हुआ, अत्यधिक भड़कने के कारण क्या हुआ, अब लोग तो परेशान हो गए, यार ये तो मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ कि 2010 को इसकी खेती जो है उस पर स्थगन लगा दिया गया, मतलब रोक दी गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन। इसमें लिखा है पुनर्संयोजित और क्या है, पुंजकीकृत DNA को पादप जीन प्रारूप में प्रविष्ट करके टमाटर, तंबाकू, प्याज, मक्का, गेहूं, जौ, चावल, मटर आदि विभिन्न पादपों की लाभदायक और उत्कृष्ट किस्मों का विकास किया जा सकता है। चलिए, इसमें कुछ भी नहीं था। अब इसलिए फ्लेवर सेवर। अच्छा, फ्लेवर सेवर क्या है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित टमाटर है। राइट, तो ये व्यावसायिक उद्देश्य हेतु उत्पादित पहली ऐसी आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल है जिसे मानव उपभोग के लिए जो है लाइसेंस प्रदान किया गया। मतलब ये एक ऐसा टमाटर है जिसको लाइसेंस मिल गया अभी तक। ठीक है, तो इस टमाटर में ऐसा जीन डाला गया जो पकने की प्रक्रिया को धीमा कर दे। मतलब कि जब आप टमाटर तोड़ के रख लें तो वो जल्दी से खराब ना हो, मतलब पक के खराब ना हो जाए। ठीक है, वो धीरे धीरे प्रोसेस चले इसकी। ठीक है, अब इसके फलस्वरूप टमाटर पौधे पर ही लंबे समय, मतलब टमाटर जो है पौधे पर लगा हुआ है और लंबे समय तक रहकर पक सकेगा। ठीक है, नॉर्मली आप तोड़ देते हैं और थोड़े दिन में वो खराब होने लगता है फिर। ठीक है, अब ये पौधे पे भी लगा रहेगा तो ठीक धीरे 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 अपना चलेगा प्रोसेस, इसका जल्दी नहीं खराब होगा। जिससे इसमें क्या है, अधिक स्वाद होता है और क्या होता है कि साथ ही बाजार में स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान ये दृढ़ रहेगा, मतलब ठीक ठाक रहेगा ये, मतलब सॉलिड रहेगा, खराब नहीं होने लगेगा। दैट है कि पौधे पर पके फलों को बाजार में भेजने से हरे
फलों को तोड़कर उन्हें कृत्रिम रूप से पकाने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। मतलब अभी हम क्या करते हैं, कच्चे फल तोड़ लेते हैं और उसको क्या करें, कृत्रिम या आर्टिफिशियल तरीके से पका के बेचते हैं। नहीं तो अगर आप पके फल तोड़ेंगे और फिर क्या होगा, अब सपोज कि आप केरल से कोई चीज़ ला रहे हैं नॉर्थ की साइड, तो रास्ते में भी इतना अच्छा खासा समय लेके चीज़ें खराब हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय की सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के वैज्ञानिक ने जीएम सरसों का विकास किया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं जीएम सरसों की। ठीक है, जिसमें एक मृदा जीवाणु से 2 जीन प्रविष्ट कराए गए। मतलब एक जीवाणु था, मृदा में रहता था, मिट्टी में रहने वाला एक जीवाणु था, उसमें से आपने 2 जीन्स लिए और किस में डाले, सरसों में। ठीक है, जो इसमें जो है पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। ठीक है, ये जीन पादप को अनेक किस्मों के जो आपके पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण नहीं देते हैं। चलिए, अब इसमें और कुछ नहीं, मतलब आपने जीएम सरसों बना ली, इसमें भी 2 जीन्स डाल दिया आपने। अब इसमें लिखा है गोल्डन राइस की बात कर लेते हैं। तो ये जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है ये। मतलब इसके जन्मदाता कौन है, प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स और डॉक्टर पीटर बेयर, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि चावल का रंग इसमें क्या है, गोल्डन होता है। ठीक है, इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला जाता है, जो हमारे शरीर में पहुंचकर क्या है, विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये इसने कहा कि हमने एक ऐसा राइस बनाया जो विटामिन ए की कमी को पूरा करने में हेल्प करेगा। मतलब इसको खा के आप विटामिन ए अच्छी तरह से आपकी बॉडी में मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने एवं प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है। तो इसमें लिखा है, तो आंसर है ए, यानी कि दो रज्जुकों की पूरकता। ठीक है, आईएएस 2001 में है। तो डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण तथा उसका प्रेषण होता है। मतलब उसको आप स्टोर करिए, उसका प्रेषण करिए। और डीएनए की 2 रज्जुका, मतलब जो ऐसे करके डुअल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, तो 2 रज्जुकाओं की पूरकता उससे इस कार्य हेतु क्या बनाती है, सक्षम बनाती है, राइट। अब इसे लिखा जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो इसमें लिखा है प्लाज्मिड। तो ठीक है, और आंसर देखिए सिंपल है, प्लाज्मिड का होता है, राइट। बाकी क्या करेंगे पढ़ के हम। ठीक है, अब इसमें लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्ले पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। अच्छा, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के गुणसूत्र को प्लाज्मिड में डाला मतलब गुणसूत्र को प्लाज्मिड में डाला जा सकता है और यह जीवाणु को एक नया पदार्थ बनाने की अनुमति देता है, राइट। अब लिखा है लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। ओके, तो लिखा है यहाँ पे, लिखा है जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव, जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही जो है लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है। अब लिखा है जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषता है। तो ये प्रायः सार्वत्रिक होता है। ये 3 न्यूक्लियोइड क्षारकों का बना होता है जो 20 एमिनो एसिड के संगत होता है। ये अंतिव्यायी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इसमें एक प्रारंभन और एक समापन कोडॉन होता है। तो गाइस आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें लिखा है जेनेटिक कोड, देखिए एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हुए हम चलेंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन था आईएएस का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दी एग्जाम में आया है यूपीपीसीएस का, वैसे आसान है क्वेश्चन। फिर इसमें है बीपीएससी का क्वेश्चन था थर्ड वाला, और फोर्थ वाला है एमपीपीसीएस का। इसमें लिखा है जेनेटिक कोड जो है प्रायः सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। प्रत्येक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोइड क्षारकों का बना होता है, 20 एमिनो एसिड से संगत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आनुवंशिक कूट पद्धति में जो है 4:3 यानी कि 64 त्रिगुणी संकेत शब्द होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोडोन कहते हैं। ये अंतिव्यापी, गैर अस्पष्ट और कोमा रहित होते हैं। आनुवंशिक कोड के 64 कोडोन्स में से 3 कोडोन यानी कि UAA, UGA, UAG ऐसे होते हैं जो किसी भी एमिनो अम्ल को संकेत नहीं देते हैं। अच्छा, इसको समापन कोडन या नॉनसेंस कोडन कहते हैं। AUG कोडन को प्रारंभन कोडन
इनिशिएशन कोडन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट लिखा है पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। तो पौधे की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधे में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है गाइस वो है डी, 1, 2 एंड 3 सारे ही हो गए। यहाँ पे लिखा है पुनर्योजन डीएनए तकनीकों द्वारा किसी जीवाणु के जीन को मक्के के पौधे में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तकनीक द्वारा जीनों को पौधों की विभिन्न जातियों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। IAS 2013। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ लिखा है पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर लिखा है कि जीवाणु और विषाणुओं का प्रयोग रोग वाहक यानी कि वेक्टर के रूप में किया जाता है। तो आंसर है C, 1 एंड 2 दोनों ही हो गया। तो इसमें लिखा है यहाँ पे पुनर्संयोजित यानी कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के IAS का क्वेश्चन है कि विकास में जो है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवंशिक सामग्री यानी कि DNA RNA के द्वारा क्या है, टीका निर्माण शामिल है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, तो आंसर है हमारा B, यानी कि आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास, IAS 2021। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसली पौधों को विकसित करने में मदद करती है। बोलगार्ड प्रौद्योगिकी विनाशकारी बोलवर्म संक्रमण के खिलाफ कपास की फसलों को सुरक्षा प्रदान करती है। बोलगार्ड 1 BT कॉटन भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक है जिसे वर्ष 2002 में भारत में व्यावसायिकीकरण हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। बोलगार्ड 2 तकनीक एक बेहतर डबल जीन तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर निम्न कूट की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन से सही है। ठीक है, इसमें लिखा है विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपयोग, ठीक है, उपकारक उपयोग तो है नवीन प्रवर्तनीय इनोवेटिव प्रौद्योगिकी का विकास, वे है प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धति प्रौद्योगिकी का विकास, वे है बौद्धिक संपत्ति का प्रबंधन। तो देखिए ये हो गया आपका UPPCS प्री 2003 का है, डी आंसर है यानी कि सभी हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है, देखिए इसमें लिखा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और नई फसलों को दिशा देने के लिए बेंगलुरु में 90वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान 3 जनवरी 2003 को नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003 की घोषणा की गई थी। तो इस नीति में मौजूदा भौतिक और ज्ञान संसाधनों के उचित इस्तेमाल, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन, उनसे उबरने के लिए नव प्रवर्धन तकनीक और प्रणालियों का विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन और प्रबंधन तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के लाभों और उपयोगों के बारे में आम जनता के बीच जागृति पैदा करने की रूपरेखा बनाई गई है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें लिखा है कि डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। डॉली पात्रण स्टेशन द्वारा उत्पन्न की गई थी। तो देखिए आंसर हमारे क्या है, तो आंसर है C, यानी कि पहला मतलब A सही है और जो R है वो गलत है। तो यहाँ लिखा है जो डॉली एक भेड़ है। भेड़ के इसका एक भेड़ का क्लोन बनाया गया था जिसका नाम था डॉली। उसका जो जन्म है आपका स्कॉटलैंड स्टेट आपका रोसलिन इंस्टीट्यूट में कब 1996 को इयान विल्मुट, कीथ कैंपवेल और उनके सहयोगी के प्रयोग से करा गया। मतलब इस एक भेड़ का क्या क्लोन बनाया गया जिसका नाम रखा गया डॉली। अच्छा, इसमें लिखा है वयस्क कायिक कोशिकाओं से मतलब स्टेम सेल से जन्मा यह विश्व में किसी क्लोन स्तनधारी जीव का पहला क्लोन था। दैत्य की 2003 में फेफड़ों की बीमारी के कारण जो है डॉली की मृत्यु हो गई। अच्छा, डॉली को पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक द्वारा जो है विकसित किया गया था, ना कि जो आपका आता है ना IVF के द्वारा नहीं किया गया था। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है बांझपन दूर करने की कारगर तकनीक मानी जाती है। मतलब लाइक जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते वो किस तरह IVF के थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अधिक चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली संतान पाई डॉली के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बोला है। तो देखिए डॉली की मृत्यु जो है 2003 में हुई, सही है। फेफड़ों की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई, वो भी थी। डॉली जो है स्कॉटलैंड में पैदा हुई, सही है। लेकिन ये जो पैदा 1998 में हुई, तो ये गलत है। देखिए कब पैदा हुई, तो ये हुई थी 1996 में। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जो है ना गाइस ये हो रहा है रिपीट, आप पढ़िएगा। चलिए इसमें लिखा है कि ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप पढ़िएगा। अब इसमें लिखा है कि NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है आपका भैंस का, राइट। चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, तो थोड़ा सा फेड है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग समझिएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NDRI करनाल के वैज्ञानिकों ने क्या किया, 2009 में विश्व में भैंस के पहले क्लोन, जिसका नाम क्या, क्लोन बछड़ा, जिसका नाम रखा गया समरूपा, ठीक है, उसको विकसित किया, समरूपा को। और फिर NDRI के ही वैज्ञानिकों ने क्या किया, 2009 में भैंस के दूसरे को क्लोन, जिसका नाम था गरिमा, उसको जन्म दिया, मतलब उसको जन्म कराने में सफलता मिली, मतलब ठीक है। अब इसमें गरिमा 2 नाम है। देखिए अब गरिमा 2 किसका नाम है, ये क्या है, क्लोन है भैंस की, ठीक है। अब देखिए जो गरिमा थी, अब इसने कहा कि जो करनाल स्थित जो है आपका NDRI के वैज्ञानिकों ने 2010 में क्या किया, भैंस का गरिमा 2 नामक एक क्लोन विकसित किया, ठीक है। और इसने कहा 2003 में जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में क्लोन भैंस गरिमा 2 ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया महिमा, राइट। चलिए कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है। तो लिखा है जंतु की जननीय क्लोनिंग। तो वैसे ये है IAS का क्वेश्चन, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो MPPCS प्री का था, उससे पहले वाला झारखंड का था, यूपी लोअर सब ऐसे ही, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कायिक कोशिका नाभिकीय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है जंतुओं की प्रजननीय प्रतिरूपण और जननीय क्लोनिंग यानी कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग द्वारा आनुवंशिक तौर पर अभिन्न पशुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में एक दाता वयस्क कोशिका यानी कि कायिक कोशिका के से किसी नाभिक विहीन अंडे में नाभिक का स्थानांतरण करना शामिल होता है। अच्छा, इसमें लिखा है परकनली शिशु यानी कि जो हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में, तो इसे निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, ठीक है, माता के शरीर में ना होकर बाहर होता है। IAS का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2 माताएं किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भाधान, इसने कहा 2 माताएं किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भधारण में असमर्थ है, ठीक है, उनके अंडाणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, जिससे उत्पन्न शिशु को हम क्या बोलते हैं, परकनली शिशु। परकनली शिशु विधि में क्या है, डिम्ब और शुक्राणु का निषेचन जो प्राकृतिक रूप से स्त्री के फैलोपियन ट्यूब यानी कि नली में होता है, माता के शरीर के बाहर होता है, पेट्री पार्ट मतलब किस में होता है, पेट्री डिशेस में होता है, कृत्रिम रूप से होता है। फिर उससे बने भ्रूण को जो है आपका 6 to 48 आवर के भीतर महिला के गर्भाशय में क्या है, डाल दिया जाता है, प्रत्यारोपित कराया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा है किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा था, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ताइवान। आंसर है UPPSC GIC 2010 का क्वेश्चन है। 2006 में नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ने एक शोध दल द्वारा पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया। दमकते हुए हरे प्रोटीन को सुअर के भ्रूण में डालकर जो है 3 नर ट्रांसजीनी सुअर पैदा किए गए। अच्छा, इनमें लिखा है इन जॉर्ज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन किसका है, ऊंट का,